हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सज्जाद अंसारी MEP यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों, आज हम HVAC और रेफ्रिजरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो आपके घर का जो AC है, रेफ्रिजरेटर, चिलर, कोल्ड स्टोरेज और बहुत सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसी बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ओके, आप सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि ये बताइए AC रूम को कूल कैसे करता है आखिर? क्या AC रूम की हीट को डिस्ट्रॉय कर देता है? बिल्कुल नहीं। AC रूम के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, उस हीट को रेफ्रिजरेंट के थ्रू कैरी करता है और फिर हीट को आउटसाइड इन्वायरमेंट में रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, और इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। सिंपल। तो आइए पहले समझते हैं हम कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है क्या और ये किस तरीके से काम करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके लिमिटेशन क्या है और ये साइकिल हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट गिवन है हमारा वो ये है कि मैक्सिमम हीट पंप्स, कूलिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड रेफ्रिजरेशन यूज़ द वेपर कंप्रेशन साइकिल। ओके, तो एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कोई सिर्फ रेफ्रिजरेटर के लिए नहीं है, इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। जैसे कि मैंने बताया, रूम एयर कंडीशनर है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर है, कोल्ड स्टोरेज है, चिलर्स, हीट पंप्स। तो इन सब सिस्टम के पीछे बेसिक प्रिंसिपल सेम है, हीट को एक लो टेम्परेचर लोकेशन से लेकर हाई टेम्परेचर लोकेशन पर हीट पर रिजेक्ट करना। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हीट नेचुरली किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ये सबको पता है, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। हीट नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। ओके, लेकिन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को क्या करना है यहाँ पर? तो हमें जो है लो टेम्परेचर स्पेस से हीट उठानी है और हाई टेम्परेचर सराउंडिंग में रिजेक्ट करनी होती है। तो ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें एक्सटर्नल वर्क देना पड़ता है यहाँ, और ये वर्क मेनली कंप्रेसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसर का काम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द वेपर कंप्रेशन साइकिल यूजेस टू हीट एक्सचेंजर। ओके, तो जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल में दो इंपॉर्टेंट हीट एक्सचेंजर होते हैं। ठीक है, एक तो इवेपोरेटर होता है और दूसरा कंडेंसर। तो वन इज ए कंडेंसर विथ हाई टेम्परेचर एंड एमिट्स हीट एट हाई टेम्परेचर। ओके, तो जो सबसे पहला हीट एक्सचेंजर वेपर कंप्रेशन साइकिल में है वो है हमारा कंडेंसर। तो अब रेफ्रिजरेंट क्या करता है? रेफ्रिजरेंट हीट लेकर कंडेंसर तक पहुंच गया सपोज करिए। तो कंडेंसर का काम है ये होता है कि हीट आउटसाइड इन्वायरमेंट में रिजेक्ट करना। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम ये डिटेल में समझेंगे। एक्चुअल में देखिए, आप अब इमेजिन कीजिए कि रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से हीट एब्जॉर्ब करके आ रहा है। अब उस रेफ्रिजरेंट के अंदर हीट ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर आउटसाइड एयर से कम है तो हीट आउटसाइड इन्वायरमेंट में इजीली रिजेक्ट नहीं होगी। क्यों? बिकॉज हीट नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, जैसे कि मैंने बताया। इसलिए कंप्रेसर क्या करता है? रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट रिलेटिवली लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर कंप्रेसर में एंटर कर रहा है। कंप्रेसर उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। कंप्रेसर के बाद अब रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर बन जाता है। अब ये रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में एंटर करता है। ओके, अब कंडेंसर के बाहर की जो एयर है वो नॉर्मली लोअर होती है, कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पर है। तो अब रेफ्रिजरेंट क्या करेगा? अपनी हीट आउटसाइड एयर को रिजेक्ट कर सकता है।
ठीक है, सिंपल। और हीट रिजेक्ट करने के बाद रेफ्रिजरेंट कंडेंस होकर हाई प्रेशर लिक्विड बनने लगता है, सिंपल। ये काम होता है हमारा कंडेंसर का, गॉट इट। और जो नेक्स्ट द अदर हीट एक्सचेंजर इज एन इवेपोरेटर, गॉट इट। इसका मतलब क्या, इवेपोरेटर का काम है कि हीट एब्जॉर्ब करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूम को कूल करना है आपको, तो रूम के अंदर की अनवांटेड हीट इवेपोरेटर के पास आएगी, रेफ्रिजरेंट उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, सिंपली। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रूम को कूल करेंगे, ओके। तो जस्ट मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आप मुझे पूछें कि रेफ्रिजरेंट सिस्टम में एक्चुअल कूलिंग इफेक्ट कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो आंसर होगा इवेपोरेटर में। क्यों? बिकॉज इवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट सराउंडिंग स्पेस से हीट एब्जॉर्ब करता है, ओके। अब एक सिंपल एग्जांपल हम लेंगे। सपोज हमारे रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, हमें रूम को कूल करना है, तो इवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पर सर्कुलेट कर रहा है। अब रूम की वार्म एयर इवेपोरेटर के ऊपर से पास होती है और रूम की हीट रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। रिजल्ट क्या होता है, रूम की हीट कम हो जाती है, रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है और कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। यही एक्चुअल रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है, गॉट इट। अब हम आएंगे कि हमारा जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसकी वर्किंग कंप्लीटली हम यहां पर देखेंगे कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि सबको पता है कि हमारा जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, और वो है इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसन, एक्सपेंशन वाल्व, ओके। इज इट क्लियर? तो ये चारों कंपोनेंट मिलकर एक्चुअली काम कैसे करते हैं, तो चलिए रेफ्रिजरेशन की पूरी जर्नी को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप वर्किंग बताऊंगा, ये कि चारों कंपोनेंट जो हमारे काम कैसे करते हैं आखिर में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इस डायग्राम में, ये जो लेफ्ट साइड पर आपको इवेपोरेटर कॉइल दिखाई देगा, ठीक है, यहीं से हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा रूम 25 डिग्री सेल्सियस पर है और हमें उसे कूल करके 20 डिग्री सेल्सियस करना है। तो क्या रूम के अंदर जो अनवांटेड हीट है, उस हीट को हमें बाहर निकालना है, सिंपल। लेकिन हम सीधे रूम की हीट को बाहर नहीं भेज सकते, सबको पता है। इसलिए हमारा रेफ्रिजरेंट एक हीट कैरियर की तरह काम करता है। अब देखिए इवेपोरेटर में क्या हो रहा है, ये हम समझेंगे। देखिए एक्सपेंशन वाल्व, ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व से आने वाला रेफ्रिजरेंट जो होता है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर में होता है। नॉर्मली जो उसका प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो लो होता है, ठीक है। वो इवेपोरेटर में एंटर करता है। क्योंकि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से कम है, इसलिए रूम की हीट रेफ्रिजरेंट की तरफ फ्लो करेगी और रेफ्रिजरेंट उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट क्या करता है असल में। देखिए रेफ्रिजरेंट ना हीट एब्जॉर्ब करते करते इवेपोरेट होता है, यानी लिक्विड रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता है। इसलिए इसका नाम जो है वो इवेपोरेटर है, क्योंकि यहाँ रेफ्रिजरेंट का इवेपोरेशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इवेपोरेटर हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट यहाँ हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जो हमारी लाइन है, यहाँ पर आप लाइन देख रहे हैं इवेपोरेटर के बाद, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सक्शन लाइन, ओके। आप देख सकते हैं डायग्राम में इवेपोरेटर के ऊपर एक पाइप कंप्रेसर की तरफ जा रहा है। इस पाइप को क्या कहा गया है, सक्शन लाइन, ओके। तो इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वेपर फॉर्म में कंप्रेसर की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं आप। इस वेपर को कंप्रेसर सक्शन करता है, इसलिए इस पाइप को हम क्या कहते हैं, सक्शन लाइन, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड कंपोनेंट की तरफ, कंप्रेसर की तरफ, ओके। अब ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट सक्शन लाइन के थ्रू, रेफ्रिजरेंट होता है जो हमारा होता है वेपर फॉर्म में है, ये सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में एंटर करता है, ठीक है। अब कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेसर नॉर्मली रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है।
लेकिन सिर्फ इतना बोलना इनफ नहीं है, ठीक है, कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, इतना बोलना इनफ नहीं है। देखिए कंप्रेसर में नॉर्मली क्या होता है, जब हम वेपर कंप्रेसर जब वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है तो होता क्या है कि प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि एरिया कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। कंप्रेसर से पहले क्या होता है, कंप्रेसर से पहले जो हमारा वेपर था वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे होता है। अब कंप्रेसर के बाद हमारा जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वेपर की कंडीशन, वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर हो जाता है, ठीक है, सिंपल। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डिस्चार्ज लाइन है। अब कंप्रेसर से निकलने वाला रेफ्रिजरेंट कहाँ जाएगा, सिंपली डायग्राम में आप देख सकते हैं रेड पाइप दिया हुआ है, तो जिसे हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। ओके, तो कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज कर रहा है यहाँ पर। ओके, अब ये रेफ्रिजरेंट जाएगा कंडेंसर को, ठीक है। अब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में एंटर करता है डिस्चार्ज लाइन की मदद से और डिस्चार्ज पाइप की मदद से। तो डायग्राम में आप देखेंगे ये जो राइट साइड पर आपको दिख रहा होगा कंडेंसर कॉइल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एक हॉट रेफ्रिजरेंट है, गॉट इट, लेकिन हमें इस रेफ्रिजरेंट से इवेपोरेटर में रूम से जो हीट ली थी उसे वापस बाहर रिजेक्ट करना है, इसलिए रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर के बाहर जो सराउंडिंग एयर या कूलिंग वाटर होती है जो रेफ्रिजरेंट से कंपैरेटिवली कूलर होती है, इसलिए हीट बाहर ट्रांसफ़र होती है। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि कंडेंसर में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। कंडेंसर को केवल हीट रिजेक्ट करता है, कंडेंसर को केवल हीट रिजेक्ट करता है बोलकर आगे मत बढ़िए, बल्कि यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, उसे समझना ज़रूरी है। सबसे पहली है डी सुपर हीटिंग। सबसे पहले क्या होता है, हॉट रेफ्रिजरेंट वेपर की टेम्परेचर कम होती है। दूसरा कंडेंसेशन होता है, इसके बाद रेफ्रिजरेंट हीट रिजेक्ट करते हैं तो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ होती है इंपॉर्टेंट थिंग, वो सब कूलिंग। मीन्स अगर सिस्टम में सब कूलिंग प्रोवाइडेड है तो लिक्विड की टेम्परेचर सेचुरेशन टेम्परेचर से और नीचे जा सकती है। इसलिए कंडेंसर का जो मेन पर्पस है वो क्या है, हीट रिजेक्ट करना और रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ये जो है वो मेन पर्पस है कंडेंसर का, गॉट इट। अब आप देखेंगे ये लिक्विड लाइन, अब कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट जो जा रहा है वो हाई प्रेशर लिक्विड फॉर्म में निकलता है, और डायग्राम में जो कंडेंसर के नीचे जो पाइप एक्सपेंशन वॉल्व की तरफ जा रही है उसे क्या कहते हैं, हम लिक्विड लाइन कहते हैं, सिंपली आप देख सकते हैं। ओके, अब ये रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वॉल्व में जा रहा है, तो आप देखिए अब ये हाई प्रेशर लिक्विड एक्सपेंशन वॉल्व में एंटर करता है, और एक्सपेंशन वॉल्व का सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रेशर ड्रॉप करना, यानी हाई प्रेशर, अभी ये लिक्विड हाई प्रेशर में, इसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करना। ओके, और प्रेशर ड्रॉप के कारण रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंशन वॉल्व में कंप्रेसर जैसा कोई वर्क होता है? नहीं, ऐसा कोई वर्क नहीं होता। यहाँ कंप्रेसर की तरह मैकेनिकल वर्क इनपुट नहीं दिया जाता। एक्सपेंशन वॉल्व एक प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस की तरह काम करता है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे रेफ्रिजरेंट की कंडीशन क्या हो जाती है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर और लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर हो जाती है। अब यही कोल्ड रेफ्रिजरेंट वापस इवेपोरेटर की तरफ जाता है, आप देख सकते हैं। अब साइकिल कंप्लीट होने वाली है। एक्सपेंशन वॉल्व से निकलने वाला लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में एंटर करता है। अब उसका टेम्परेचर रूम से कम है, इसलिए वो फिर से रूम की हीट एब्जॉर्ब करेगा और रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट होगा, फिर वेपर सक्शन लाइन से कंप्रेसर में जाएगा। ओके, और साइकिल फिर रिपीट होगी। तो इस तरीके से यह हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की कंप्लीट वर्किंग समझ आई होगी। तो अब हमने वीसीआर साइकिल की वर्किंग समझ ली है। अब क्वेश्चन आता है कि वीसीआर साइकिल को इतना वाइडली यूज क्यों किया जाता है? आखिर एसी, रेफ्रिजरेटर, चिलर, कोल्ड स्टोरेज और इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में
इसी टाइप के साइकिल को प्रेफरेंस क्यों मिलती है? तो इसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, तो उस एडवांटेज को हम देखेंगे। ओके, तो यहां पर सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है वो है हाई इफिशियंसी। ये जो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वीसीआर सिस्टम, ये रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क इनपुट लेकर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि वीसीआर सिस्टम इफिशिएंट क्यों होता है? रीजन क्या है? बिकॉज रेफ्रिजरेंट फेस चेंज का एडवांटेज लेता है। यहां पर जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं वो फेस चेंज का एडवांटेज लेता है। आप देखेंगे इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट होता है, और कंडेंसर में क्या होता है? कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करके कंडेंस होता है, सिंपल। तो रेफ्रिजरेंट के फेस चेंज के दौरान सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो वीसीआर सिस्टम इफिशिएंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज। ओके, अब जो सेकेंड एडवांटेज है वो है वाइडली एप्लीकेबल। वीसीआर साइकिल का दूसरा मेजर एडवांटेज है कि इसका एप्लीकेशन सिर्फ एक पार्टिकुलर मशीन तक लिमिटेड नहीं है। ये स्मॉल डोमेस्टिक एप्लीकेशन से लेकर लार्ज इंडस्ट्रियल सिस्टम तक यूज हो सकता है। ओके, ये आपको याद रखना है। और जो थर्ड एडवांटेज गिवन है यहां पर वो है रिलायबल एंड ड्यूरेबल। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज एक नॉर्मल रूम एसी 2 घंटे के लिए स्टॉप हो गई, शायद प्रॉब्लम मैनेजेबल है ना। सपोज करिए जैसे एक नॉर्मल एसी 2 घंटे के लिए जो है बंद हो गई किसी प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन इमेजिन कीजिए कि हॉस्पिटल कूलिंग, डेटा सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और इंडस्ट्रियल प्रोसेस कूलिंग में रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड है। अगर सिस्टम फ्रीक्वेंटली फेल होने लगे तो सीरियस ऑपरेशनल प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर मेरा ये है कि वीसीआर सिस्टम रिलायबल क्यों हो सकता है? देखिए, वीसीआर टेक्नोलॉजी एक वेल एस्टेब्लिश एंड मैच्योर रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी है। इसके मेजर कंपोनेंट क्लियरली डिफाइंड है। मैंने बताया ना, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, इवेपोरेटर। तो अगर इक्विपमेंट प्रॉपरली सेलेक्टेड हो, इंस्टॉलेशन करेक्ट हो और रेफ्रिजरेंट चार्ज प्रॉपर हो और रेगुलर मेंटेनेंस की जाए तो सिस्टम लॉन्ग टर्म रिलायबल ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका थर्ड एडवांटेज है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ये जो हमारी वीसीआर साइकिल है इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने वीसीआर साइकिल के एडवांटेजेस देखे थे, लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह वीसीआर सिस्टम के भी कुछ लिमिटेशन है। अगर हम एक प्रोफेशनल एचवीएसी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी लिमिटेशन क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों आती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे जो डिसएडवांटेज गिवन है वो हाई इनिशियल कॉस्ट और कॉस्टली रेफ्रिजरेंट। हाई इनिशियल कॉस्ट का मतलब क्या है? देखिए, वीसीआर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमें केवल एक कंप्रेसर नहीं खरीदना होता, हमें कई कंपोनेंट चाहिए होते हैं। कंप्रेसर है, कंडेंसर है, इवेपोरेटर है, एक्सपेंशन डिवाइस है, पाइपिंग है, कंट्रोल सिस्टम होते हैं हमारे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, सेफ्टी डिवाइसेस ना। और अगर सिस्टम बड़ा है जैसे सेंट्रल चिलर प्लांट है या इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो इक्विपमेंट की साइज और कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, गॉट इट। और यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं वो कॉस्टली होता है। ठीक है, वीसीआर सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, याद रखिए, क्योंकि यही हीट को एब्जॉर्ब और रिजेक्ट करने में मदद करता है। अगर रेफ्रिजरेंट लीक हो जाए तो सिस्टम की परफॉर्मेंस गिर सकती है और रेफ्रिजरेंट को रिकवर, रिपेयर और रिचार्ज करना पड़ सकता है। तो कुछ रेफ्रिजरेंट रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो सकते हैं, स्पेशली जब सिस्टम की रेफ्रिजरेंट चार्ज काफ़ी बड़ी हो। तो ये भी एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग,
अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंजीनियरिंग कंसेप्ट पर, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ रेफ्रिजरेंट इन्वायरमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम आगे लेक्चर बनाएंगे, आगे वीडियो जब बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो जो दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें एक तो है ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ओके, ये जो हमारा ओडीपी है, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, क्या बताता है? सिंपल, ये बताता है कि कोई सब्सटेंस स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को डैमेज करने की कितनी पोटेंशियल रखता है रेफरेंस सब्सटेंस के कंपैरिजन में। ओके, तो कुछ रेफ्रिजरेंट, स्पेशली पुराने रेफ्रिजरेंट जो है ना, CFC और HCFC, ओजोन डिप्लीशन कंसेप्ट से जुड़े रहे हैं। इसलिए इंडस्ट्री ने ऐसे रेफ्रिजरेंट को फेस आउट करने की दिशा में कदम उठाए हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा टर्म है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मींस, इन शॉर्ट यू कैन से GWP। देखिए, कुछ रेफ्रिजरेंट ना ग्रीन हाउस गैसेस की तरह ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर वे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए। इसलिए मॉडर्न HVAC इंडस्ट्री में रेफ्रिजरेंट सिलेक्शन करते समय सिर्फ कूलिंग परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता, हम देखते हैं कि एनर्जी इफिशिएंसी, सेफ्टी, ODP, W मीन्स GWP, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। ठीक है, और जो थर्ड बेनिफिट्स है इसका वो है मैकेनिकल वियर, सॉरी नॉट बेनिफिट, लिमिटेशन। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, VCR सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग कंपोनेंट है, आप जानते हो क्या है? कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर मूविंग पार्ट होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कंप्रेसर टाइप, इसमें पिस्टन, बियरिंग, शाफ्ट, रोटर, स्क्रॉल एलिमेंट या अदर मूविंग मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो जब ये कंपोनेंट कंटिन्यूसली ऑपरेट करते हैं तो फ्रिक्शन, वाइब्रेशन और रिपीटेड ऑपरेशन के कारण मैकेनिकल वियर हो सकता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात ये करेंगे कि ये जो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ मेनली एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। आप देखे होंगे स्प्लिट AC है हमारी, विंडो AC, सेंट्रल AC, यहाँ रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रीज़र हो गया, कोल्ड स्टोरेज, चिलर सिस्टम, ओके, हीट पंप सिस्टम, फूड बेवरेज इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इस साइकिल का हम यूज़ करते हैं। गॉट इट? तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आज के टॉपिक से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सज्जाद अंसारी MEP यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप प्रोफेशनल MEP ट्रेनिंग, रिकॉर्डेड कोर्सेज और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.mepbooster.com या MEP बूस्टर एंड्रॉयड ऐप्स को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज MEP से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।